हेलो एवरीवन, मैं सुमित। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल सैकी जीके पर स्वागत है। आज के क्लास में हम लोग भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे, जिसे इंग्लिश में इंडियन नेशनल मूवमेंट कहा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के क्लास को। 19वीं सदी के उत्तरार्ध में राष्ट्रीय राजनीतिक चेतना का तेजी से विकास हुआ था और भारत में एक संगठित राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत हुई। दिसंबर 1885 ईस्वी में कांग्रेस की नींव पड़ी और आगे चलकर इसी के नेतृत्व में भारतीयों ने ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए एक लंबा और साहसपूर्ण संघर्ष चलाया और अंत में 15 अगस्त 1947 को हमारा भारत आजाद हो गया। लेकिन वास्तव में देखा जाए तो भारत के राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत कांग्रेस के जन्म के साथ ही हुआ था और हम कह सकते हैं कि भारत के राष्ट्रीय आंदोलन का इतिहास कांग्रेस का इतिहास है, क्योंकि शुरू से लेकर अंत तक भारत के राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व इसी संस्था के द्वारा किया गया था। तो इसी वजह से हम लोग यह कह सकते हैं कि भारत के राष्ट्रीय आंदोलन का इतिहास कांग्रेस का इतिहास है। तो आइए अब हम लोग यह जानते हैं कि भारत में जो राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत हुई, भारत में जिस राष्ट्रीय आंदोलन का उदय हुआ, तो उस उदय के कोई एक कारण नहीं थे। इसके सिर्फ एक कारण नहीं थे, बल्कि भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के उदय के कई कारण थे। तो आइए सबसे पहले हम लोग राष्ट्रीय आंदोलन के उदय के क्या क्या कारण थे उसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इस उदय का जो पहला कारण था वह था सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन। 19वीं सदी में जिस सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन की शुरुआत हुई थी, तो वह आंदोलन एक धार्मिक आंदोलन था। लेकिन फिर भी 19वीं सदी का सामाजिक धार्मिक आंदोलन राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत था। कहने का मतलब यह हुआ कि 19वीं सदी का सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन का स्वरूप भले ही धार्मिक था, लेकिन उसके बावजूद यह राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत था। इनमें राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद एवं एनी बेसेंट ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। स्वामी दयानंद सरस्वती ने घोषणा की थी कि भारत भारतीयों के लिए है, जबकि स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि हमारे भारत को आज ऐसे पुरुषों की आवश्यकता है जिसका शरीर लोहे का बना हो, जिनकी इच्छा शक्ति दृढ़ हो और उसका प्रतिरोध नहीं किया जा सके। जबकि एनी बेसेंट ने कहा था कि स्वतंत्र व्यक्ति ही स्वतंत्र देश का निर्माण कर सकता है। तो इस प्रकार इन महान विभूतियों ने भारतीयों में राष्ट्रीय भावना को जगाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अब हम लोग
दूसरे कारण के बारे में बात करें तो वह है भारतीय समाचार पत्र तथा साहित्य की भूमिका। समाचार पत्र एवं प्रेस ने भारतीयों में राष्ट्रीय भावना को जगाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। जैसे हिंदू पैट्रियट, सोम प्रकाश, केसरी, मराठा जैसे कई सारे समाचार पत्र एवं पत्रिकाओं ने भारतीयों में राष्ट्रीय भावनाओं को जगाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। जिस तरह से पत्रकारों ने भारतीयों में राष्ट्रीय भावना को जगाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, उसी तरह से साहित्यकारों ने भी अपने साहित्य के माध्यम से उन लोगों में राष्ट्रीय भावना को जगाया था, भारतीयों में राष्ट्रीय भावना को जगाने का प्रयास किया था। साहित्य में जैसे आनंद मठ, सत्यार्थ प्रकाश जैसे कई सारे साहित्य थे जिसने भारतीयों में राष्ट्रीयता की भावना को जगाया था। अब बात करते हैं तीसरे कारण के बारे में, तो वह था पाश्चात्य शिक्षा का प्रभाव। पाश्चात्य शिक्षा का प्रभाव अर्थात अंग्रेजी शिक्षा का प्रभाव। अंग्रेजों ने भारत में अंग्रेजी शिक्षा का प्रसार अपने स्वार्थ के लिए किया था, लेकिन 19वीं सदी में इसी पाश्चात्य शिक्षा, इसी अंग्रेजी शिक्षा का प्रभाव था कि भारतीय भी अब स्वतंत्रता, समानता एवं प्रतिनिधित्व के सिद्धांत को समझने लगे थे। यह अंग्रेजी शिक्षा का ही यह प्रभाव था कि 19वीं सदी में अब भारतीय भी स्वतंत्रता, समानता एवं प्रतिनिधित्व के सिद्धांतों को समझने लगे थे। अब बात करते हैं चौथे कारण के बारे में, तो वह है विदेशी घटनाओं का प्रभाव। विदेशी घटनाओं का प्रभाव जैसे अगर बात करें तो 1796 ईस्वी का अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम, फिर 1789 ईस्वी का फ्रांस की महान क्रांति, उसके बाद यूरोप, इटली, यूनान की क्रांतियां को समझने के बाद, उस क्रांतियों को जानने के बाद भारतीयों में भी राष्ट्रीय चेतना का, राष्ट्रीय भावना का उदय हुआ था। लेकिन इन विदेशी घटनाओं को जानने में मदद किसने किया? तो इस पाश्चात्य शिक्षा ने, इस अंग्रेजी शिक्षा ने। क्योंकि जब तक भारतीय अंग्रेजी शिक्षा को नहीं जानते तब तक उस अंग्रेजी घटना जो थी, वह पश्चिमी घटना जो थी, वह विदेशी घटना जो थी, उसके बारे में ये लोग नहीं जान पाते। और जब नहीं जान पाते तो क्या होता कि इन लोगों में राष्ट्रीय भावना का उदय नहीं हो पाता। तो उन विदेशी घटनाओं से इन लोगों में भी लगा कि हमें भी आजादी मिलनी चाहिए। किससे? तो अंग्रेजों से। फिर अब बात करें अगले कारण के बारे में, तो वह था भारतीय अतीत का पुनः अध्ययन करना, यानी भारत के अतीत का फिर से अध्ययन करना। 19वीं सदी के प्रारंभ में भारतीय लोग प्राचीन शिक्षा के बारे में बहुत कम जानते थे, प्राचीन भारत के बारे में बहुत कम जानते थे। लेकिन जो यूरोपीय इतिहासकार थे, कुछ यूरोपीय इतिहासकार या कुछ यूरोपीय चिंतकों ने भारतीयों को यह बताया कि भारतीय एवं यूरोपीय एक ही प्रकार के आर्यों के संतान हैं।
तो उनके इस बात का भारतीयों पर एक मनोवैज्ञानिक असर पड़ा, मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ा। क्योंकि 19वीं सदी के प्रारंभ में जो भारतीय लोग थे वो प्राचीन भारत के बारे में बहुत कम ही जानते थे। वो लोग 18वीं सदी के प्रारंभ के बारे में थोड़े बहुत जानते थे एवं मध्यकालीन भारत के बारे में वो लोग जानते थे, लेकिन प्राचीन भारत के बारे में नहीं जानते थे। तो तब जाकर इस बातों की जानकारी उन भारतीयों में किसने दिया? तो यूरोपीय चिंतकों ने, कुछ यूरोपीय इतिहासकारों ने, उन्होंने ही भारतीयों से कहा कि भारतीय एवं यूरोपीय एक ही प्रकार के आर्यों के संतान हैं। जब उन्हें इस बात की पता चली तब उन पर मनोवैज्ञानिक असर पड़ा, उनमें प्रजातीय भावना समाप्त हुई। प्रजातीय भावना कहने का मतलब कि जो गोरे लोग हैं वही हमेशा राज करेंगे और जो काले हैं अर्थात जो भारतीय हैं वह हमेशा गुलामी की जिंदगी ही जिएंगे। उनमें यह प्रजातीय भावना समाप्त हुई इन बातों को जानने के बाद। और तब जाकर इन भारतीयों को लगा कि अब हम भी इस गुलामी की जिंदगी से बाहर आ सकते हैं। अब हम लोग इसके उदय का, राष्ट्रीय आंदोलन के उदय का अगले कारण के बारे में बात करें तो वह है राजनीतिक संस्थाओं का योगदान। 19वीं सदी में जिस तरह से यह सामाजिक धार्मिक संस्थाओं ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, उसी तरह से इन राजनीतिक संस्थाओं ने भी भारतीयों में राष्ट्र चेतना को जगाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। जैसे लैंड होल्डर्स सोसाइटी, बॉम्बे एसोसिएशन, इंडियन एसोसिएशन, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन जैसी संस्थाओं ने भारतीयों में राष्ट्रीय भावना को जगाया था। फिर अब हम बात करें अगले कारण के बारे में तो वह है ब्रिटिश सरकार की आर्थिक शोषण की नीति। यानी इन लोगों के द्वारा भारतीयों का जो आर्थिक शोषण किया जा रहा था, तो इसके विरुद्ध भी राष्ट्रीय आंदोलन का उदय होना एक कारण था। तो भारत में राष्ट्रीय आंदोलन का उदय हुआ, उसके यही सब कारण थे। अब हम लोग बात करते हैं कि इस भारत के राष्ट्रीय आंदोलन को अध्ययन की सुविधा के लिए हम लोग इसे 4 चरणों में विभाजित करके पढ़ेंगे। 4 चरण कौन कौन सा है तो आइए देखते हैं। प्रथम चरण में हम लोग रखते हैं उदारवादी या फिर नरमपंथी काल, जिसका ईस्वी है 1885 से 1905 ईस्वी। फिर द्वितीय चरण में उग्र राष्ट्रवाद या गरमपंथी काल को रखा जाएगा, जो 1905 से 1919 ईस्वी तक चला। अब तृतीय चरण की बात करें तो तृतीय चरण के अंतर्गत क्रांतिकारी एवं वामपंथी आंदोलन को रखा जाएगा, जो 1905 से 1946 ईस्वी तक चला। और फिर इस आंदोलन के, राष्ट्रीय आंदोलन के चौथे चरण की अगर बात करें तो वह है गांधीवादी युग। 1919 से 1948 ईस्वी तक गांधीवादी युग चला। तो इस तरह से हम लोग इस राष्ट्रीय आंदोलन को समाप्त करेंगे। तो चलिए आज के क्लास में हम लोग प्रथम चरण के बारे में बात करते हैं। और वह प्रथम चरण कौन सा है तो उदारवादी या फिर नरमपंथी काल। 1885 से 1905 ईस्वी के काल को उदारवादी या फिर नरमपंथी काल कहा गया है। तो आइए बात करते हैं कि इस काल को उदारवादी या नरमपंथी काल क्यों कहा गया है। 1885 से 1905 ईस्वी तक भारत के राष्ट्रीय आंदोलन पर उदार या फिर नरम विचारधारा वाले लोगों का वर्चस्व था। और इसी वजह से 1885 से 1905 ईस्वी तक के काल को उदारवादी या फिर नरमपंथी काल कहा गया है। और इस काल के नेता को उदारवादी या फिर नरमपंथी या फिर मध्यम मार्गी नेता कहा गया है।
तो अब बात करते हैं कि इस काल के दौरान राष्ट्रीय आंदोलन को जिन उदारवादी विचारधारा वाले लोगों ने नेतृत्व प्रदान किया, तो इस काल के अंतर्गत कौन कौन से उदारवादी या नरमपंथी या मध्यम मार्गी नेता थे, आइए उनका नाम हम लोग जानते हैं। तो इस काल के अंतर्गत उदारवादी या नरमपंथी या इसे ही मध्यम मार्गी भी कहा जाता है। नेता कौन कौन से थे? तो दादा भाई नौरोजी, एमजी रानाडे अर्थात महादेव गोविंद रानाडे, जीके गोखले अर्थात गोपाल कृष्ण गोखले, डब्ल्यूसी बनर्जी अर्थात व्योमेश चंद्र बनर्जी, एसएन बनर्जी अर्थात सुरेंद्र नाथ बनर्जी, फिर फिरोज शाह मेहता, मदन मोहन मालवीय एवं दिनसा वाचा। ये सभी उदारवादी नेता थे, ये सभी नरमपंथी नेता थे, ये सभी मध्यम मार्गी नेता थे। तो क्या यहाँ पर जो भी नामों को लिखा गया है वह मनोरंजन के लिए लिखा गया है? नहीं, मनोरंजन के लिए नहीं लिखा गया है, बल्कि इन सभी नामों को आपको याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में कई सारे प्रश्न ऐसे पूछे गए हैं जो आपसे वहां पर पूछ लिया जाएगा कि इनमें से कौन उदारवादी नेता नहीं थे, या इनमें से कौन नरमपंथी नेता थे, या इनमें से कौन मध्यम मार्गी नेता थे। तो अगर आपको सारा नाम ही नहीं पता रहेगा तो आप कैसे उसमें से जो है चूज कीजिएगा ऑप्शन को, तो नहीं कर पाइएगा ना। तो इसी वजह से यहाँ जो भी नाम लिखा गया है वह मनोरंजन के लिए नहीं बल्कि याद करने के लिए लिखा गया है, तो इसे आपको याद करना है। अब बात करते हैं कि इस काल के जो यह उदारवादी नेता थे वह शहरी क्षेत्र से थे, यानी ये लोग किन क्षेत्रों से थे? तो ये लोग शहरी क्षेत्रों से आते थे, ये लोग बड़े बड़े नगरों से बिलोंग करते थे। तो प्रश्न यहां से पूछा जाता है कि अधिकतर उदारवादी नेता किन क्षेत्रों से थे? तो वहां ऑप्शन में दिया जाएगा कि ग्रामीण क्षेत्र, फिर दिया जाएगा शहरी क्षेत्र, तीसरा ऑप्शन दिया जाएगा कि कुछ ग्रामीण एवं कुछ शहरी। इस तरह का भी ऑप्शन आपको दिया जाएगा कि ग्रामीण और शहरी दोनों। तो ग्रामीण और शहरी दोनों से नहीं थे, बल्कि यह सिर्फ और सिर्फ शहरी क्षेत्र से थे। यह बात आपको ध्यान रखना है कि यह जो उदारवादी नेता थे यह सभी के सभी शहरी क्षेत्र से थे, और इन लोगों का जनसाधारण से कोई संपर्क नहीं था, क्योंकि शहरी क्षेत्र से होने की वजह से जनसाधारण से इन लोगों का कहां से संपर्क रहेगा। यह जो शहरी क्षेत्र के साथ साथ यह उदारवादी नेता समृद्धशाली मध्यवर्गीय बुद्धिजीवी वर्ग से आते थे। समृद्धशाली मध्यवर्गीय बुद्धिजीवी वर्ग कहने का मतलब यह हुआ कि इस वर्ग के अंतर्गत डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, पत्रकार एवं साहित्यकार जैसे लोग शामिल थे। बड़ी बड़ी उपाधियां, बड़े बड़े पद इन लोगों के लिए आकर्षण रखते थे। यानी यह लोग, ये जो उदारवादी लोग थे जो शहरी क्षेत्र से आते थे, जो समृद्धशाली मध्यवर्गीय बुद्धिजीवी वर्ग से आते थे, तो इन लोगों के लिए उपाधियां एवं बड़े बड़े पद आकर्षण रखते थे। और इसी वजह से बंकिम चंद्र चटर्जी ने कांग्रेस के लोगों को पद के भूखे कहे हैं। यानी बंकिम चंद्र चटर्जी ने क्या कहा है कि कांग्रेस के लोग पद के भूखे हैं। तो यह आपको याद भी रखना है। क्यों कहा था? क्योंकि ये लोग जो थे वह उपाधियां एवं बड़े बड़े पद इन लोगों के लिए आकर्षण रखते थे। इसी वजह से बंकिम चंद्र चटर्जी ने इस कांग्रेस से संबंधित इस कथन को कहा था। फिर हम लोग बात करते हैं कि इन उदारवादी नेताओं की आंदोलन की पद्धति कैसी थी, यानी इन लोगों के द्वारा जो आंदोलन चलाया गया था तो उसकी पद्धति कैसी थी, उसका स्वरूप कैसा था। तो
तो इनके द्वारा चलाए गए आंदोलन की पद्धति वह राजवामबंद आंदोलन थी। यानी राजवामबंद आंदोलन कहने का मतलब क्या हुआ, यह किस तरह की पद्धति थी? तो राजवामबंद आंदोलन कहने का मतलब यह हुआ कि इन लोगों ने भारतीय जनता के अधिकार की मांग की, भारतीय जनता के प्रतिनिधित्व की मांग की एवं राष्ट्रीय मतलब इन जनता को, भारतीय जनता को राष्ट्रीय चेतना से जागरूक करवाया था। उन भारतीय जनता में राष्ट्रीय चेतना को उत्पन्न किया था। तो इन लोगों का जो आंदोलन की पद्धति थी वह कैसी पद्धति थी? राजवामबंद आंदोलन इन लोगों के आंदोलन की पद्धति थी। यह पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। अब बात करते हैं कि यह जो उदारवादी नेता थे, नरमपंथी नेता थे, ये लोग अपनी मांगों को सरकार के सामने कैसे रखते थे? अपनी मांग को मतलब कि जो भी इन लोगों की मांगें होती थी राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित, तो वह अपनी मांगों को सरकार के सामने कैसे रखते थे? तो संवैधानिक तरीके से ये उदारवादी नेता सरकार के समक्ष अपने मांग को प्रस्तुत करते थे। किस तरीके से अपने मांग को प्रस्तुत करते थे? तो संवैधानिक तरीके से सरकार के समक्ष अपनी मांगों को प्रस्तुत करते थे, रखते थे उनके सामने। संवैधानिक तरीका कहने का मतलब क्या हुआ कि यह लोग जो अपना मांग को सरकार के सामने रखते थे, तो वह प्रार्थना पत्र, प्रतिवेदन, स्मरण पत्र एवं शिष्टमंडल के द्वारा यह उदारवादी नेता लोग अपनी मांगों को सरकार के समक्ष रखते थे, यानी इन माध्यमों से। तो इसी वजह से कहा गया है कि ये लोग संवैधानिक तरीके से अपनी मांगों को सरकार के समक्ष प्रस्तुत करते थे। ये जो उदारवादी नेता थे, ये संवैधानिक तरीके से स्वतंत्रता प्राप्त करना चाहते थे, आक्रामक तरीके से नहीं, संघर्ष करके नहीं, बल्कि संवैधानिक तरीके से यह उदारवादी लोग, नरमपंथी लोग स्वतंत्रता को प्राप्त करना चाहते थे। फिर बात करते हैं कि इनके इसी लचीलेपन व्यवहार के कारण यह जो उग्रपंथी लोग थे, तो उग्रपंथी नेताओं ने इनके इसी लचीलेपन व्यवहार के कारण 1885 से 1905 के काल को राजनीतिक भिक्षावृत्ति का काल कहा है। तो किस काल को राजनीतिक भिक्षावृत्ति का काल कहा गया है? तो उदारवादी काल को, नरमपंथी काल को, जो 1885 से 1905 ईस्वी तक रहा। तो इस काल को उग्रपंथी नेताओं ने राजनीतिक भिक्षावृत्ति का काल कहा है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको ध्यान रखना है कि किस काल को राजनीतिक भिक्षावृत्ति काल कहा गया है और किसने कहा है। यह दोनों पॉइंट आपको याद रखना है। और क्यों कहा है? क्योंकि इनके लचीलेपन व्यवहार के कारण ये लोग संवैधानिक तरीके से ये लोग प्रार्थना करते थे, प्रतिवेदन करते थे, स्मरण पत्र करते थे। तो इस तरीके से ये लोग स्वतंत्रता को पाना चाहते थे। तो बात करें कि इनके इसी लचीलेपन व्यवहार के कारण बाल गंगाधर तिलक ने, जो उग्रवादी काल के नेता थे, तो बाल गंगाधर तिलक ने इनके इसी लचीलेपन के कारण कांग्रेस को भीख मांगने वाली संस्था कहा है। भीख मांगने वाली संस्था, या फिर जिसे याचना संस्था भी कहा जाता है, या फिर जिसे इंग्लिश में बेगिंग इंस्टीट्यूट भी कहा जाता है, बेगिंग इंस्टीट्यूट भी कहा जाता है। तो कांग्रेस को भीख मांगने वाली संस्था किसने कहा है? तो बाल गंगाधर तिलक ने कहा है। इस काल के कांग्रेस के इस लचीलेपन व्यवहार के कारण बाल गंगाधर तिलक ने कांग्रेस पर प्रार्थना, याचना तथा विरोध की राजनीति का आरोप लगाया। किसने लगाया? तो बाल गंगाधर तिलक ने लगाया। यह जो प्रार्थना, याचना तथा विरोध की राजनीति है, इसे अनुनय, विनय और विरोध की राजनीति भी कहा जाता है।
या तो प्रार्थना, याचना तथा विरोध की राजनीति कहें, या फिर इसे ही अनुनय, विनय और विरोध की राजनीति भी कहा जाता है। तो इस राजनीति का आरोप कांग्रेस पर किसने लगाया? तो तिलक ने लगाया, बाल गंगाधर तिलक ने लगाया। क्यों? क्योंकि इनका जो यह संवैधानिक तरीका था, इनका जो यह लचीलापन व्यवहार था, इसके वजह से बाल गंगाधर तिलक ने कांग्रेस पर प्रार्थना, याचना तथा विरोध की राजनीति का आरोप लगाया था। अब बात करें कि इस काल के कांग्रेस ने अपनी मांगों को मनवाने के लिए, सरकार से मनवाने के लिए लंदन में कुछ समितियों की स्थापना की थी, कुछ संस्थाओं की स्थापना की थी। तो आइए उस संस्था के बारे में बात करें। तो जैसे भारतीय सुधार समिति, इसकी स्थापना 1887 ईस्वी में लंदन में किसने किया था? तो दादा भाई नौरोजी ने किया था। क्यों किया था? क्योंकि इंग्लैंड में ये लोग अपनी मांगों को मनवाना चाहते थे सरकार से, तो इसी वजह से लंदन में इन संस्था का स्थापना की गई थी। इसके साथ साथ लंदन में ही ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना 1889 ईस्वी में की गई थी। किनके अध्यक्षता में? तो विलियम डिग्बी के अध्यक्षता में। और इसका भी उद्देश्य वही था, कांग्रेस के लिए समर्थन प्राप्त करना। इस संस्था के बारे में हम लोग पढ़ भी चुके हैं पिछले क्लास में जब कांग्रेस पढ़े थे। तो इसे ही कभी कभी ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडिया भी लिख दिया जाता है। ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस को ही ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडिया भी लिख दिया जाता है, जिसकी अध्यक्षता 1889 ईस्वी में विलियम डिग्बी ने किया था। और इसी के द्वारा, इसी संस्था के द्वारा इंडिया नामक पत्रिका, समाचार पत्र का प्रकाशन किया गया था। फिर बात करें दादा भाई नौरोजी के बारे में कि 1904 ईस्वी से लगातार इन्होंने भारत के लिए स्वशासन या स्वराज की मांग की थी। तो 1904 ईस्वी से लगातार भारत के लिए स्वशासन या स्वराज की मांग किसने की थी? तो दादा भाई नौरोजी ने की थी। लेकिन यह स्वराज या स्वशासन की जो मांग इन्होंने की थी वह संवैधानिक तरीके से की थी, आक्रामक तरीके से नहीं। आक्रामक तरीके से उग्र राष्ट्रवादी नेताओं ने किया था, जबकि इन्होंने 1904 से भारत के लिए जिस स्वशासन या स्वराज की मांग की थी तो उसका स्वरूप संवैधानिक था, संवैधानिक तरीकों से इन्होंने मांग की थी। तो सर्वप्रथम दादा भाई नौरोजी ने इंटरनेशनल सोशलिस्ट कांग्रेस में 1904 ईस्वी में स्वराज की मांग किया था, स्वशासन की मांग किया था। और फिर जब यह 1906 ईस्वी के कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष बने, तब इन्होंने अध्यक्ष के रूप में जब भाषण दिया था तो कांग्रेस के मंच से सर्वप्रथम इन्होंने स्वराज की मांग की थी, स्वराज की घोषणा की थी। स्वराज को राष्ट्रीय आंदोलन का लक्ष्य घोषित किया था। किसने? तो दादा भाई नौरोजी ने। कब? तो 1906 ईस्वी में कांग्रेस के मंच से। अब बात करते हैं कि या तो हम लोग पढ़े कि उदारवादी नेताओं के बारे में। उदारवादी मतलब इन लोगों का कैसा व्यवहार था, कैसे ये लोग अपनी मांगों को मानते थे, कहाँ से ये लोग बिलोंग करते थे। ठीक है, तो इन सभी बातों के बारे में हम लोग पढ़े। अब बात करते हैं कि इस काल के कांग्रेस के प्रति उस समय की सरकार की क्या प्रतिक्रिया थी, यानी उस समय जो ब्रिटिश सरकार थी तो इस काल के कांग्रेस के प्रति उनकी प्रतिक्रिया कैसी थी। आइए उसके बारे में जानते हैं। तो अगर ब्रिटिश सरकार के प्रतिक्रिया के बारे में बात करें तो समय समय पर कांग्रेस के प्रति सरकार का दृष्टिकोण बदलता गया। अगर प्रारंभ की बात करें तो प्रारंभ में सरकार ने कांग्रेस के लिए तटस्थता की नीति अपनाई थी। तटस्थता कहने का मतलब ओ हस्तक्षेप की नीति अपनाई थी, यानी हस्तक्षेप नहीं करना। लेकिन उस ओ हस्तक्षेप का एक उदाहरण है कि 1886
ईस्वी के कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में भारत के वायसराय लॉर्ड डफरिन ने कांग्रेस के प्रतिनिधियों को उद्यान भोज दिया था। तो प्रारंभ में जो सरकार के द्वारा कांग्रेस के प्रति तटस्थता की नीति अपनाई गई थी, वो हस्तक्षेप की नीति अपनाई गई थी, उसका एक उदाहरण है कि डफरिन ने 1886 के कलकत्ता अधिवेशन में कांग्रेस के प्रतिनिधियों को उद्यान भोज दिया था। लेकिन फिर क्या था कि 1887 के मद्रास अधिवेशन के बाद कांग्रेस के प्रति ब्रिटिश सरकार की नीति कठोर होने लगी थी। इन लोगों ने कठोर रुख अपना लिया था और 1888 ईस्वी में लॉर्ड डफरिन ने मंच पर भाषण देते हुए इन्होंने कहा था कांग्रेस के संदर्भ में कि कांग्रेस सूक्ष्मदर्शी जनता का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था है। यह किसने कहा था? तो लॉर्ड डफरिन ने कहा था। किसके संदर्भ में? तो कांग्रेस के संदर्भ में कहा था। फिर ब्रिटिश सरकार ने क्या किया कि कांग्रेस में फूट डालने के लिए कांग्रेस के विरोध में इसने सर सैयद अहमद खां के द्वारा 1888 ईस्वी में यूनाइटेड इंडियन पैट्रियाटिक एसोसिएशन की स्थापना करवाई। तो 1888 ईस्वी में यूनाइटेड इंडियन पैट्रियाटिक एसोसिएशन की स्थापना किसने किया था? तो सर सैयद अहमद खान ने किया था। क्यों किया था? तो इसने कांग्रेस के विरोध में इसकी स्थापना किया था। लेकिन स्थापना करने के पीछे विचार किसका था? तो ब्रिटिश सरकार का था। क्यों? कांग्रेस में फूट डालने के लिए। और सर सैयद अहमद खान ने जो 1888 ईस्वी में इस पैट्रियाटिक सोसाइटी की स्थापना की, तो वह बनारस के राजा के मदद से किया था। और इसके बारे में हम लोग पढ़ भी चुके हैं कि जब अलीगढ़ आंदोलन पढ़े थे तो वहां पर भी इसके बारे में हम लोग चर्चा कर चुके हैं। फिर बात करें कि इसके साथ साथ ब्रिटिश सरकार ने 1888 ईस्वी में ही सर सैयद अहमद खां के द्वारा एंग्लो मुस्लिम डिफेंस एसोसिएशन की स्थापना करवाई थी, और यह भी कांग्रेस के विरोध में ही। फिर आगे चलकर अंग्रेज वायसराय एल्गिन द्वितीय ने दम्भ भरे स्वर में कहा था कि भारतीयों को तलवार के बल पर जीता गया है और इसे तलवार के बल पर ही नियंत्रण में रखा जाएगा। और फिर आगे चलकर लॉर्ड कर्जन ने भी कांग्रेस के संदर्भ में एक कथन कहा था कि कांग्रेस अब लड़खड़ा रही है और मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा है कि मेरे भारत में रहते हुए मैं इसे मरते हुए देखना चाहता हूं। लेकिन जब भारतीयों में राजनीतिक एकता का विकास हो रहा था, तब ब्रिटिश अधिकारियों ने क्या किया, उस समय के वायसराय ने क्या किया कि भारत में फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई। लेकिन उसके बावजूद भी भारत के इस राष्ट्रीय आंदोलन के विकास को उस ब्रिटिश विरोधी नीतियों ने रोक नहीं पाया था। डॉक्टर आरसी मजूमदार ने कहा है कि ब्रिटिश अधिकारियों ने कांग्रेस विरोधी जो षड्यंत्र चलाया था, लेकिन उस षड्यंत्र में ये लोग सफल नहीं हो पाए। इसके पीछे क्या कारण था कि ब्रिटिश अधिकारियों ने जो कांग्रेस के विरुद्ध जो षड्यंत्र चलाया था, उस षड्यंत्र के उद्देश्य में ये लोग सफल नहीं हो पाए। इसका कारण यह था कि वह ब्रिटिश अधिकारी इस बात को समझ नहीं पाए कि कांग्रेस की मूल शक्ति मध्यम वर्ग है, ना कि धनाढ्य वर्ग। तो इसी बात को ब्रिटिश अधिकारी समझ नहीं पाए और जिस वजह से कांग्रेस विरोधी षड्यंत्र
में वह सफल नहीं हो पाए थे। तो यही था हम लोगों का उदारवादी या नरमपंथी काल। नेक्स्ट क्लास में हम लोग उग्र राष्ट्रवादी या फिर गर्मपंथी काल के बारे में पढ़ेंगे। तो आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा आप हमें कमेंट में जरूर बताइए। थैंक यू।